अपने मुख गुहा द्वारा ग्रहण करता है। अगर हम अपने मुख को खोलें तो क्या क्या दिखाई देगा? उसमें हमारे दांत होते हैं, हमारी जीवा होती है। दांत के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं ताकि उसका पाचन पेट में आसानी से हो सके। उसके बाद जीभ होती है। जीभ में क्या होता है? जीभ जो है किस चीज में हमें हेल्प करती है? एक तो हमें बोलने में और एक दांतों को साफ करने में, और जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो साथ हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, और भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता करती है। मुख गुहा के द्वारा जो भोजन है अब आगे कहाँ जाएगा? ये पार्ट, ये जो भाग है इसे कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी वो भाग है जो श्वास नली और जो पाचन नली है उसका जो सामान्य रास्ता है, जहाँ पे दोनों नलियां आपस में मिल रही हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ आएगा? एक लंबी सी पेशी नली होती है, उसे कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका, ग्रसिका में क्या होता है? क्रमकुंचन गति होती है, उस गति के द्वारा भोजन आगे खिसकता जाता है। यहाँ पे कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और रह गया है यहाँ पे, जो हमारा मुख होता है उसमें लार ग्रंथियां होती हैं, उससे लार निकलता है। लार में एक पाचक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम। जैसे अगर हम एक सूखी रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, हमने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, चबाने के बाद तो थोड़ी देर बाद हमें कैसा प्रतीत होता है? मीठा। क्यों? क्योंकि जो उस रोटी के टुकड़े में कार्बोहाइड्रेट था वो किसमें बदल जाता है? शुगर में। कौन सी शुगर? माल्टोज। मतलब जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ पे शुरू हो जाती है? हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। ग्रसनी से होता हुआ कहाँ जा रहा है? ग्रसिका में क्रमकुंचन गति के द्वारा प्रवेश करता है हमारे आमाशय में। आमाशय एक पेशी का बना जे आकार का थैलीनुमा संरचना होती है और इसके अंदर की सतह में सैकड़ों की संख्या में जठर ग्रंथियां होती हैं। उन जठर ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? जठर रस। उस जठर रस में क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इसको क्या कहते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन। और दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में चेंज कर दो। पेप्सिन का काम क्या होता है? इसको प्रोटीन को परिवर्तित करना पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस प्रोपेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में परिवर्तित करना। जो दूसरा हमने एंजाइम बताया रेनिन, ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है छोटे बच्चों में जिसका भोजन केवल दूध होता है। इसका काम होता है दूध को दही में बदलना। कई बार हमने देखा छोटा बच्चा जब उल्टी करता है तो वो किस रूप में निकलता है? दही के रूप में निकलता है। दही जब बन जाता है तो आगे उसका भोजन का जो पाचन होता है बच्चे का आसानी से हो जाता है। ये जो है वयस्क में ये एंजाइम नहीं होता। तीसरी चीज, जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस अम्ल की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में उपस्थित नहीं होगा, इसका स्रवण नहीं होगा, तब तक पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया नहीं करेगा। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण होगा तभी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करेगा और उसको बदलेगा पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। 4 घंटे भोजन आमाशय में रहता है और एक चर्निंग का प्रोसेस होता है, मथने का प्रोसेस होता है। जैसे हम दही को बिलोते हैं वैसे ही क्रिया कहाँ होती है? हमारे आमाशय में। क्यों होती है? ताकि ये एंजाइम, ये जो जठर रस है, किसमें मिक्स हो जाए, किसमें मिल जाए? हमारे भोजन। चिपचिपा पदार्थ भी होता है म्यूसिन। क्यों होता है? ताकि जो आमाशय के अंदर की दीवार है उसमें कोई रगड़न न लगे।
इसके बाद जो है भोजन 4 घंटे रहने के बाद कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत। छोटी आंत यहां से शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं गृहिणी, और इसे कहते हैं जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इलियम। इन 3 भागों से मिलकर हमारी छोटी आंत बनती है। छोटी आंत कहां से मैंने बोला शुरू हो जाती है? गृहिणी। अब गृहिणी में देखो क्या क्रिया होती है। गृहिणी में जो है ये है पार्ट यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और दूसरे नंबर में जो बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय। इन दोनों ग्रंथियों का श्रवण कहां आता है? गृहिणी में। यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस। बनता कहां है? पित्ताशय में। यह है पित्ताशय। पित्ताशय पित्त का निर्माण करता है, और उसके बाद कहां से? पित्त नली के द्वारा कहां पहुंच रहा है? गृहिणी। यकृत में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यकृत जो है बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। क्या करता है ऐसा ये पित्तरस? इसमें ऐसा क्या होता है? ये यहाँ पे भोजन जब गृहिणी में आता है तो उसका माध्यम क्षारीय कर देता है। जब तक माध्यम क्षारीय नहीं होगा तब तक यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होगा। अब अग्नाशय से क्या स्रावित हो रहा है? अग्नाशय रस। उसमें 3 एंजाइम होते हैं। पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा होता है लाइपेज। ये 3 एंजाइम जो होते हैं हमारे अग्नाशय में होते हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स भी होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ग्लूकागोन हार्मोन्स होता है। लेकिन एमाइलेज जो एंजाइम है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है, या ये कहें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है किसमें? अमीनो अम्ल में और छोटे तत्वों में। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो पेप्टोन्स है, प्रोटियोसिस है, उसको और छोटे तत्वों में तोड़ता है। लाइपेज क्या होता है? वसा पाचक एंजाइम है, ये वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। ये 3 एंजाइम हमें याद रखने हैं, इस रूप में याद रखें ATL। A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, L फॉर लाइपेज। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आ जाता है? जेजुनम में, और कहाँ पे आता है? इलियम। जो हमारी छोटी आंत है इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर है। सारा जो पूरा का पूरा पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक एंजाइम होता है मार्टेज, जो कि माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। कौन सा एंजाइम? मार्टेज एंजाइम। और दूसरा जो एंजाइम होता है सुक्रेज, जो सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। और एक होता है लैक्टेज, और इसके अलावा होता है न्यूक्लियस एंजाइम, जो न्यूक्लिक अम्ल को चेंज करता है न्यूक्लियोसाइड में या न्यूक्लियोटाइड में।
प्लस ग्लिसरॉल में। इतने सारे एंजाइम हैं। ये क्रिया तभी करेंगे जब यहाँ पे माध्यम कैसा होगा, क्षारीय। जब तक माध्यम क्षारीय नहीं होगा ये एंजाइम ग्रहणी में बने छोटी आंत में कोई क्रिया नहीं करेंगे। सारा जो जितनी भी छोटी आंत में माध्यम क्या हो गया है, क्षारीय। और यहाँ पे क्या होता है, पाचन के बाद अगला स्टेप्स हमने क्या बताया था, अवशोषण का। हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो गए हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया है पाचन जो कहाँ पे पूरा हो गया, छोटी आंत में। तीसरे स्टेप्स में हम आते हैं अवशोषण। अवशोषण जो है ये भी कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। हमारी छोटी आंत में क्या होते हैं, उंगली के उभारनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम। दीर्घरोम इस तरह से उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं, इसको दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, पचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इनमें रक्त केशिकाएं होती हैं और वो पचित भोजन कहाँ चले जाता है, रक्त में। पचित भोजन का रक्त में चले जाना ही क्या कहलाता है, अवशोषण। अगला जो हमारा चौथा स्टेप आपको बताया था वो क्या था, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या बताया था कि जो पचित भोजन रक्त में आता है उसका उपयोग होना, मतलब उसमें से क्या निकलना, ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने शरीर की क्रियाओं के लिए करते हैं। स्वांगीकरण हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ये हमारी छोटी आंत में। उसके बाद जो भोजन है, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ आता जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल क्या होता है, पचित भोजन में से जो अपचित भोजन होता है उसमें से जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण होता है। और धीरे धीरे जो है अब वर्ज्य जो पदार्थ होता है वो कहाँ पे चला जाता है, मलाशय। ये जो भाग ऐसे क्या कहते हैं, मलाशय। थैलीनुमा संरचना होती है, मल को एकत्रित करता है और मल जो होता है नियमानुसार मल मार्ग के द्वारा शरीर से बहिक्षेपण उसका हो जाता है। पांचवा स्टेप हमने क्या बताया था, बहिक्षेपण। ये चीज में स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई दे रही है, ये इसे कहते हैं क्रमी रूप परिशेषिका। क्रमी रूप परिशेषिका मनुष्य के जो आहार नाल है उसमें एक अवशेषी अंग है। पाचन क्रिया में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है, ये केवल एक अवशेषी अंग है। ये जो भाग है जो गाय भैंस और शाकाहारी जो जीव होते हैं उसमें क्रियाशील रूप में होता है। इसमें होता क्या है, अक्सर बीमारियां लग जाती है, इसको हम कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, फिर इसकी सर्जरी करके इसको काट कर निकाल दिया जाता है। बच्चों ये थी पूरी पाचन की क्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे अगले जय प्रक्रम के द्वारा। दैट्स ऑल।